कम लग रही है। इससे ज्यादा जो इतनी बड़ी संख्या में हमारी बहनें माता है, इससे ज्यादा आवाज तो तेज बच्चों की है ना? है तो कंपटीशन करा दे। इनकी आवाज तेज है, आपकी आंटी मम्मी उनकी आवाज तेज है या आपकी? कंपटीशन करा दे। चलो अच्छा, पहले बड़े लोग कहेंगे, ठीक है? भारत माता की। बच्चे नहीं बोलना है, कंपटीशन हो रहा है, ठीक? बोलिए भारत माता की। अब बच्चों की बारी है, ठीक है? तैयार? भारत माता की। वाह! इस की शुरुआत के मौके पर ये मायापुरी की झुग्गियों में यहाँ अध्यक्ष आदरणीय श्री लाल सिंह आर्य जी हमारे बीच में है। एक बार जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत करेंगे। वो हमारे मुख्य अतिथि मेहमान के रूप में है और जब कोई हमारे घर में मेहमान आता है तो उनका हम स्वागत जोरदार तालियों के साथ करते हैं। यहाँ उपस्थित हमारे प्रदेश महामंत्री दिनेश सम्मान यात्रा के विषय में आदेश गुप्ता जी ने हमें बताया कि उज्ज्वला योजना के तहत 67 परिवारों को पंजीकरण किया जाएगा। उन्हें उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। साथ ही 77 परिवारों को सुकन्या योजना के तहत पंजीकरण किया जाएगा। लेकिन देखने वाली बात यह होगी, जो वादे किए जा रहे हैं योग्य सम्मान यात्रा द्वारा, क्या वो पूरे कर पाएंगे या नहीं, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। प्रदेश अध्यक्ष जी, जैसे नमस्कार सर, जैसे कि झुग्गी सम्मान यात्रा का आह्वान किया गया है, तो क्या इसका उद्देश्य है? देखिए 33 विधानसभाओं में आप लोग झुग्गी सम्मान यात्रा कर रहे हैं और जो उज्ज्वला योजना के तहत जो पंजीकरण किया जा रहा है, लोग झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले सभी लोगों के सम्मान की लड़ाई के लिए आज सम्मान यात्रा निकाली। मोदी जी की उज्ज्वला योजना को घर घर पहुंचाने के लिए, प्रधानमंत्री जी की योजनाओं जो गरीबों के लिए हैं उन योजनाओं को घर घर पहुंचाने के लिए और उनकी समस्याओं को निकाल कर उसका समाधान निकालने के लिए, और जो हमारे झुग्गी झोपड़ी में होनहार बालक बच्चे रहते हैं, कोई पीएचडी कर रहे बच्ची पीएचडी कर रही है और सीए करने वाले वकील, ऐसे बच्चों को, स्पोर्ट्स खिलाड़ियों को सम्मान दिलाने के लिए झुग्गी सम्मान यात्रा हर झुग्गी में जाकर दिल्ली के झुग्गी वासियों की लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए झुग्गी सम्मान यात्रा निकाली। सर, जैसे कि LBTI न्यूज़ से मैं संदीप चौहान आपका स्वागत करता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि देख सकते हैं आप कमरे को, जैसे कि मूलभूत सुविधाओं का यहां पे अभाव है। मैं पश्चिमी दिल्ली के मायापुरी की झुग्गी बस्ती में आया हूं। यहाँ पे मैं कुछ लड़कियां हैं मेरे साथ, मैं उनसे इनका नाम भी पूछूंगा, लेकिन उनका नाम लेने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनके बारे में जो मेरे को पता चला है कि जो यहाँ पे जितने भी बच्चे खड़े हैं, ये अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे पढ़ाई में हो या फिर खेलकूद में हो। तो आइए जानते हैं यहीं पे जो इनसे में सबसे सीनियर हैं बच्ची, उनसे जानते हैं कि क्या क्या उन्होंने आगे किया हुआ है। बेटा अपना नाम बताइए। नमस्ते सर, मेरा नाम वंदना है और मैंने अपनी रेगुलर कॉलेज कालिंदी कॉलेज से कंप्लीट की है और उसके बाद मैं एमए कर रही हूँ। अभी फाइनल ईयर में हूँ एमए के, और मैं साथ में ही जॉब भी कर रही हूँ एनजीओ में एज अ स्टाफ। और मैं वहाँ पर जितने भी पेशेंट्स आते हैं उनका रजिस्ट्रेशन करती हूँ, उनको मेडिसिन देती हूँ और हेल्प करती हूँ दीदी के साथ भी। बाकी हम एरिया में जाकर के भी वहाँ पर पेशेंट्स ढूंढते हैं जिन्हें प्रॉब्लम होती है, हम उन्हें घर जाकर भी मेडिसिन देकर आते हैं। और मेन बात है कि जो हमने कॉलेज अपना कंप्लीट किया और इतना पढ़कर हम आगे पहुँचे, ये इतना आसान नहीं था हमारे लिए। मैं यही पूछना चाह रहा था कि कितनी मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा, क्योंकि परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी, क्योंकि झुग्गी बस्ती में रहने वाली बच्चियाँ, खासकर लड़कियाँ, चलो लड़कों का तो एक बारी देखा जाए कि वो अपना भविष्य जैसे तैसे बना लेते हैं,
कैसे भी, लेकिन लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है आज भी हमारे देश में, जैसे कि उनको दबाया और कुचला जाता है कि कई बार उनकी आशाओं को भी मार दिया जाता है। लेकिन वहाँ पे आप लोगों ने अपनी झुग्गी बस्ती में रहते हुए भी आप लोगों ने अपना भविष्य का निर्माण कैसे किया, कैसे ये सोच कर दिया? हाँ जी सर, जैसे कि घर पर से भी ना हमें मतलब कोई भी इतना सपोर्ट नहीं था, ना किसी को पता था कि मतलब कॉलेज के लिए क्या करेंगे बच्चे क्या नहीं। लोग कहते थे ओपन से कर ले, मैंने कहा नहीं, ओपन से करके मैं क्या करूँगी, मुझे घर नहीं बैठना, मुझे आगे बढ़ना है, तो मुझे रेगुलर से ही कॉलेज करना है। तो यहाँ पर मेरे को भैया लोगों ने हेल्प की, संतोष भैया, उमेश भैया और अंकित भैया और दीपक भैया, ये हमें क्लास भी देते रहते थे इसके बारे में। उन्होंने इतना मोटिवेट किया, इसके बारे में जानकारी दी कि कैसे तुम्हें आगे जाना है कॉलेज करने के लिए, कैसे फॉर्म भरना है, सब कुछ बताया। फिर हमने मतलब एडमिशन हो गया, हम बहुत खुश हुए, कॉलेज कंप्लीट किया। तो हमने वहाँ से एक चीज़ ये सीखी कि जब हमारा भी एडमिशन हो गया, हमने इतना अच्छा मतलब इतने अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, तो हम आगे और भी बच्चों के साथ में हेल्प करने लगे। बिल्कुल, एक मेंटोर के द्वारा भी आप उनको समझा सकते हैं। तो जैसे कि ये भी है, जैसे मेरे से जूनियर, तो मैंने इनका भी एडमिशन कराया था कॉलेज में, और मैंने अपनी सिस्टर का भी वैसे हेल्प किया, और भी आसपास की जितनी लड़कियां सबको मोटिवेट किया कि आप लोग रेगुलर कॉलेज करो, उससे आपका दिमाग खुलेगा और आप लोग आगे बढ़ पाओगे। ओपन से तो घर तो बेटा कह सकते हैं कि जैसे एक उदाहरण है कि दिए से दिया जलता है। बिल्कुल तो सर, बिल्कुल आपने वो एक उदाहरण को एकदम सार्थक करके जी सर, कि जैसे हमें मिला हम भी वैसे ही और लोगों की भी मदद करना चाहते हैं। हमें एक वैल्यू सिखाई गई, पे इट फॉरवर्ड, जो कि हम उस पर ही काम करते हैं, और मैं आज तक काम कर रही हूँ। मैं बहुत ही आभारी हूँ कि मेरे को इतने अच्छे लोग मिले, मेंटर मिले, जिन्होंने इतना साथ दिया कि मैं कॉलेज अपना कंप्लीट कर पाई, और अभी भी कर रही हूँ। मैं आगे और भी काम करना चाहती हूँ। और तो आपके जो सहपाठी हैं जितने भी हैं, जो ये किस किस क्षेत्र में आप वो हैं, आप सक्षम है सारे जो काम कर रही हैं? जी, जैसे मैं जहाँ एनजीओ में काम करती हूँ, ये एज ए वॉरियर काम करते हैं वहाँ पर। जैसे हम एरिया में जाते हैं, तो अब एरिया छोटा सा तो है नहीं, बहुत बड़ा है, तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट होके और अलग अलग घरों में विजिट करते हैं, उनसे उनकी प्रॉब्लम पूछते हैं। क्योंकि कोविड, जब कोरोना काल चल रहा था, बाहर निकलने के लिए हमें मना किया गया था, लेकिन हम उस टाइम भी काम कर रहे थे जाके एरिया में जाके, क्योंकि बहुत लोग थे हॉस्पिटल जाते थे, उनको भेज दिया जाता था, मेडिसिन नहीं मिलती थी। तो हम मेडिसिन का बॉक्स एक तैयार करके लेकर के जाते थे, उनसे उनकी प्रॉब्लम पूछते थे और अच्छा सलाह भी देते थे और दवाई भी देते थे। तो उसके साथ ये बच्चे भी हमारी हेल्प कर रहे थे। हमें एक टी शर्ट भी मिल रखी थी जो हम पहन करके जाते थे, तो लोग पहचान जाते थे कि ये आगे, हाँ जी, कि ये है एनजीओ वाले बच्चे, इनको हम अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। और कई बार क्या होता था कि ये बच्चे खुद उनको हॉस्पिटल भी या डॉक्टर के पास भी लेकर जाते थे। तो और हमने राशन बांटने में भी बहुत हेल्प की थी। तो बहुत मतलब सब बच्चे बहुत ही हेल्पफुल हैं, और अच्छा लगता है लोगों की मदद करके, दिल को भी मतलब तसल्ली मिलती है। जैसे कि बेटा, जैसे झुग्गी बस्ती में जैसे कि यहाँ पे सरकार द्वारा मतलब यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जाता, वादे तो किए जाते हैं यहाँ पे कि ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन बावजूद उसके भी फिर भी मैंने अभी आ रहा हूँ मैं झुग्गी बस्ती से होता हुआ, लेकिन अभी मैंने देखा कि बहुत ही दयनीय स्थिति है। ऐसी दयनीय स्थिति में भी आप लोगों ने अपने भविष्य का निर्माण किया, और इतना अच्छा ये इसके लिए कुछ बताया? जी सर, हम जो भी अपना निर्माण किया, जितना हम कोशिश कर पाए हैं, यहाँ पर जो हमें मेंटोर मिला उनके मोटिवेशन की वजह से हम कर पाए। उन्होंने हमें इतना मोटिवेट किया कि हम यहाँ से बाहर भी निकल सकते हैं। और इसके लिए मैं जो नाम लेना चाहूँगी, सबसे पहले उमेश भैया, दीपक भैया, अंकित भैया, संतोष भैया, इन लोगों ने बहुत साथ दिया है, हमें हमेशा मोटिवेट किया। नहीं तो घर में तो कोई सपोर्ट मिल ही नहीं रहा था, नहीं तो हम तो यहीं रह जाते। तो हमें बाहर निकलने में इन्होंने मदद की है। जी सर। तो ये आपसे छोटे हैं? जी। तो आपका क्या नाम है बेटा? मेरा नाम नंदना है। तो आप क्या करती हैं? मैं अभी 12th पास आउट किया है मैंने आरपीवी स्कूल से, हरिनगर से, और मैंने अभी कितने परसेंट मार्क्स हैं? 91% आए थे मार्क्स। और मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया है, साइकोलॉजी मैंने सब्जेक्ट लिया है, और लक्ष्मीबाई कॉलेज है वो। यस। तो मतलब ये जो माहौल है, जो झुग्गी बस्ती का जैसे माहौल है, उसके बावजूद भी आपका मतलब पढ़ाई के क्षेत्र में इतना अच्छा सा ध्यान लग जाता है? वो अपने ऊपर होता है, जिसको जो करना होता है ना, उसको कोई रोक नहीं सकता। अगर आपके अंदर है कि हाँ मेरे को ये करना है, तो आप कर लोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कि हमारे पास कोई भी मतलब कोई सपोर्ट नहीं था घर से, और हमें मोटिवेशन यहाँ से मिला। उसके बाद हमारे भी मन में था कि हाँ हमें करना है, यहीं पे नहीं रहना है। बहुत लोगों ने किया है, सबके लाइफ में प्रॉब्लम होती है, हमारे लाइफ में भी है। तो अब ऐसा थोड़ी ना है कि ऐसी लाइफ है कि मतलब मारी डालेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। कर सकते हैं, कर दिया। हाँ, बिल्कुल। बेटा आपका क्या नाम है? प्रियंका पाल। हाँ प्रियंका जी, आप किस क्षेत्र में? क्रिकेट में। क्रिकेट में हैं।
तो कैसे आपको क्यों लगा कि आपको क्रिकेट खेलना चाहिए? मैं कैसे स्कूल लगा? में भी थी, ऑल स्पोर्ट्स में थी, तो मुझे क्रिकेट शुरू से अच्छा लगता है कि मेरे को एक अच्छा प्लेयर बनना है। और एक गर्ल्स लाइफ मुझे स्टार्टिंग से ही नहीं पसंद कि एक शादी करके जाना, कि एक अपनी लाइफ ही जीने का वो हक होना चाहिए। तो मैं शुरू से वैसी हूँ, बट मेरे पेरेंट्स शुरू से वैसी मेंटालिटी से तो नहीं आप भी अभी मायापुरी हाँ यहीं से हूँ इलाके में मैं, रहते हैं? स्टार्टिंग से ही यहीं से इसी हूँ। क्लस्टर में ही रहते हैं आप? हाँ तो यहाँ पे जैसे आप क्रिकेट में के क्षेत्र में हैं, तो कौन से आपका सबसे मन पसंदीदा वो है, बॉलिंग है या बैटिंग में? लेफ्ट, मैं बॉलर हूँ, बॉलर है, बॉलिंग अच्छा। करना मुझे बहुत अच्छा लगता तो है। स्पिनर लेफ्ट आर्म स्पिनर हूँ अच्छा, मैं। लेफ्ट आर्म स्पिनर है। हाँ। तो किसने आपको इस दौर वो मैं किया? एक्चुअली भारतीय कॉलेज में गई थी। आपकी प्रतिभा को किसने तराशा? मैं अभी अकेले वैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। मेरे जब तक हमारे अपने पेरेंट्स नहीं होंगे ना, तो कोई कितना भी कर ले बाहर वाला, तो मोटिवेट नहीं हो सकते। तो पेरेंट्स का होता है कि मतलब हमें मोटिवेट करे। तो मैंने कई बार हार भी माना है, बट खुद से अगर मुझे करना है ना, तो करके दिखाना भी है। तो बट मैं कई बार किस्मत साथ कहते हैं ना, किस्मत देना, कभी मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो जाता है, बॉल लगनी है तो होगा ही। तो कभी कुछ चीज़ें हम खुद से भी करते हैं। अब यहाँ पे भैया संतोष भैया, इन्होंने बहुत ज़्यादा मुझ पर वो करा कि नहीं गर्ल्स कुछ भी कर कि हाँ कर सकते हैं। उनकी खुद की सिस्टर भी है, योगा करती है, उससे भी देख के कि हाँ वो अपनी सिस्टर को करा रहे तो मुझे भी कराएंगे, बोल रहे हैं तो हाँ करना भी चाहिए। बट मम्मी आज भी बोलती है कि मैं कभी क्रिकेट का साथ नहीं दूंगी तेरा। अच्छा, क्यों? वो उनका शुरू से है कि लड़की है। अच्छा, वही मेंटेलिटी पुरानी है। हाँ, बट घर से निकलना, एक मेरे मम्मी कहते हैं मैं एक पैसा नहीं दूंगी, पैसा नहीं लगाऊंगी मैं। एक मैं वीक हो जाती हूँ थोड़ा डाइट के, तो मैं खुद से ट्यूशन, सुबह ट्यूशन देती हूँ बच्चों को छोटे छोटे, कि मैं खुद का खर्चा निकालूं। तो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा के फिर मैं अकेडमी जाती हूँ। फिर वहाँ पे भी क्योंकि हम अच्छा करते हैं ना, तो जो बच्चे होते हैं वो हमसे जेलस होता है। ये नॉर्मल है कि आप आगे बढ़ रहे हो तो हर कोई होगा। तो मैं कहती हूँ कि दुनिया तो वो है ही, हमें पीछे करेगी। कभी कोई साथी अगर आप अच्छा कर रहे हो तो टीम तो 13 की होती है, अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो अभी मैं DD से के दिल्ली से 23 का ट्रायल देने गई थी, तो उसमें मेरा नाम आया था, शॉर्ट लिस्ट में नाम आई थी, 60 में नाम आ चुका था। बट तो मुझे लगा कि अगर इस बार नहीं आया तो मैं क्रिकेट छोड़ दूंगी। बट मुझे लगा अगर मैं इतने के बीच में आई हूँ तो मैं आगे और 11 में आगे रहूँगी, मैं एक अच्छा बॉलर में बन के दिखाऊंगी। तो मेरी कुछ पर्सनल डायरी भी है जिसमें मैं खुद अपना लिखती हूँ कि आज मैंने ये करा। कुछ लोग बोलते हैं छोड़ दो, मेरे आस पड़ोस वाले, मेरे कोई भी घर में कोई सपोर्ट नहीं करता। मेरा खुद का भाई बड़ा है, बट कभी वो नहीं कहता कि तुझे ये करना चाहिए। बट मैंने कहा कि ठीक है, अगर मैंने खुद की लाइफ देखा है तो मैं करके रहूँगी। नहीं, आप जरूर कीजिए और देश का भी नाम रोशन करेंगे। मैं करके दिखाऊंगी। मैं अपने उस पेरेंट्स को भी कहूंगी कि मैं कुछ कर सकती हूँ। वो मुझे हमेशा फील कराते हैं कि आप लड़की हो लड़के। बट मैंने नहीं बोला कि मैं एक बेटा हूँ, बेटा ही रहूँगी मैं। मेरी मेंटालिटी शुरू से यही है। तो आपके घर में, परिवार में सभी रोजगार कमाते हैं कि नहीं? कमाते हैं। पापा एक मजदूर है मेरे, हेल्पर है, धागा कटिंग का काम करते हैं। अच्छा। और भाई मेरे से 2 साल बड़ा है, तो भी हम ऐसी स्थिति में नहीं है कि हम अच्छा डाइट ले सके, प्रोटीन पाउडर ले सके। तो मेरी इसी वजह से एंकल में भी इंजरी हो गई थी, जिससे मैं बेड रेस्ट पे थी। तो मुझे विटामिन D3 की कमी हो चुकी थी। तो बोन वीक हो ना तो हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो खुद से मैंने बहुत बच्चे ट्यूशन और ज़्यादा पढ़ाने लगी कि अच्छा पढ़ाऊँ तो फिर घर का भी काम हो जाए और बच्चे पढ़ा लो और डाइट भी ले सकूँ और मैं अच्छी हेल्थ भी कर सकूँ। हाँ, बट समाज को नहीं दिखता ना, उन्हें लगता है कि बस बैग टांग के जा रहे हैं मेहनत। बट हमें पता ना किस लेवल से कितना टफ होता है कि आप इतने बीच में 600-700 की लड़कियों के बीच में एक अकेला सिलेक्शन करना बहुत टफ है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा हार्ड है। और उसके बावजूद जो आप बता रहे हैं, जैसे कि आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स हैं, हाँ, आ गई थी। अगर हम डाइट नहीं लेंगे, आप पैसे नहीं लेंगे तो आप डाइट नहीं लोगे। पैसा हर एक चीज़, परिवार का सपोर्ट नहीं है, उसके बावजूद बट मेरे टीचर का कहना है आपके पास 2 चीज़ होना चाहिए, तो खूब पैसा हो या तो परफॉर्मेंस बहुत बेस्ट हो। तो मैंने कहा पैसा तो नहीं है, बट मैं एम बेस्ट, मुझे बेस्ट रहना है। ये डिटर्मिनेशन अगर हर लड़की हाँ, का तो हो वो होना भी चाहिए। शरीर से थोड़ी कुछ होता है। तो बेटा आप क्या करते हैं? मैं भी एक क्रिकेटर ही हूँ। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम गुलबशाह अंसारी है। अच्छा। और मैं एक बैट्समैन हूँ। अरे वाह। और मैंने अभी 12th कंप्लीट करी है 79% से। अरे वाह। और मेरा भी घर यहीं पे है। मेरी परिस्थिति घर की, जैसे दीदी ने बताया कि यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं करता है। सपोर्ट तो कोई भी नहीं करता। सपोर्ट होता है ना जब खुद दिखाओगे दुनिया को, तब वो देखेगी, तब वो घर से करेगी। सपोर्ट नहीं है, लेकिन मेंटर्स आपको सारी सपोर्ट हाँ, जैसे संतोष भैया हो गए, ये उमेश भैया हो गए, ये लोग ना कहते हैं कि मोटिवेट हो, ये मत करो कि हार माननी है। नहीं, जिस राह पे चल दिए उस राह को पूरा करो। अगर छोड़ोगे तो वो राह तुम्हें दोबारा नहीं है कि मिल जाएगी। अगर उसको पूरा करोगे तो आगे जाके तुम्हारी मंजिल जरूर मिलेगी। तो यही है। मैं तो अभी 12th क्लियर करी है। पापा कहते हैं कि जो कर रहे हो उसको पूरा करो, एक जगह माइंड लगाओ। आपके घर में वैसे ऐसी सख्ताई तो नहीं है जैसे प्रियंका? नहीं, सख्ताई की बात नहीं, बड़ी सिस्टर है, वो थोड़ा समझती हैं।
पर ये है ना कि अगर माहौल वाले पेरेंट्स को बोल रहे हैं कि लड़की आगे नहीं बढ़ सकती, ये तो लड़की है, क्या करेगी, बहुत पैसा लगेगा, ये वो, तो ऐसा कुछ नहीं है। पेरेंट्स समझते हैं, बस उन्हें समझाने के डिपेंड करता है कि उन्हें कैसे समझाना है। अगर वो बच्चों की ही नहीं मानेंगे तो फिर बच्चों के लिए करना क्या है? वो कमा किसके लिए रहा है? हमारे लिए, हमारे सपने साकार करने के लिए। तो यही सोचा है कि आगे जाके कुछ ना कुछ तो करना ही करना है बस। तो बेटा आपका क्या नाम है? हाँ, मेरा नाम माया है और मैं अभी मास्टर कर रही हूँ। वेरी गुड मास्टर। हाँ जी सर। और मेरे घर में ये था कि मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट करते थे। वो कह रहे थे कि आपको जो भी करना है वो कर सकते हो। उन्होंने ये कभी नहीं रोका कि तुम्हें ये नहीं करना, वो नहीं करना। उन्होंने मेरे पे छोड़ दिया क्योंकि घर में इतना कोई पढ़ा लिखा है नहीं। तो उन्होंने बोला कि तुम जिस माहौल में रहते हो, जहाँ पढ़ते हो, वहाँ पे अपने टीचरों से बात करो, अपने जो भी आपसे सीनियर है, जो भी समझदार है, उनसे बात करो क्योंकि वो ही तुम्हें सही बता सकेंगे, वही सही रास्ता दिखा हाँ जी सर। क्योंकि हमारे जो भी पेरेंट्स थे वो कह रहे थे कि क्योंकि यहाँ पे लोग सिर्फ घर पे बैठे रहना, घर पे सिलाई ये सब सीखने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि कुछ अलग हाँ, कुछ अलग करो, क्योंकि यही सब करके बैठेंगे तो तुम क्या करोगे? तुम कुछ नया करो। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि 2021 की हमारी जो ये युवा ब्रिगेड है, जो वुमेन्स है, ये आगे बढ़ रही है। हाँ जी सर, यही सर। क्योंकि बदलाव किसी ये नहीं कि बदलाव हमारे पास चल कर आएगा, हमें बदलना है। तो हमने वही रास्ता अपनाया कि क्योंकि बदलाव किसी के कहने पे नहीं होगा, हमें खुद करना होगा। क्योंकि अगर हम बदलाव करेंगे तो हम हमारे देखे हुए सब करेंगे। क्योंकि अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, हम कुछ नया कर रहे हैं, तो हम जो भी हमारे आसपास के लोग होंगे वो भी हमसे सीखेंगे कि हाँ, हमें भी कुछ नया करना है। तो वो भी धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। लोग अब जो भी घरों में बैठे रहते थे, जो भी छोटे मोटे काम, जो 12th के बाद शादी, तो हाँ, वो उसके बाद वो 12वीं करते ही घर वाले पीछे पड़ जाते कि शादी कराओ। लेकिन अब ये है कि माहौल में नहीं, अब उनकी शादी नहीं करवानी, उन्हें आगे पढ़ने देना। उनको अब गर्ल्स को इतनी फ्रीडम मिल गई है कि हाँ, वो अपने जब चाहे, जितना चाहे पढ़ना चाहते पढ़ सकते हैं। और पेरेंट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं उन सबका। तो ये मेरे साथ सभी लड़कियां थी जो कि मैं कह सकता हूँ कि युवा ब्रिगेड है आने वाले भारत की। इन्होंने कैसी विषम परिस्थितियों में रहकर अपने भविष्य का निर्माण कर रही हैं। तो और इनके जो मेंटर्स हैं हमारे साथ ही हैं, उमेश जी हमारे साथ हैं। आ जाइए एक मिनट। उमेश जी हैं जो इनके मेंटोर हैं बच्चों के। उमेश जी जो कि मायापुरी झुग्गियों में ही रहते हैं, पश्चिमी दिल्ली। आया हूँ कि इतनी विषम परिस्थिति है यहाँ पे, बीमारियाँ भी पनप रही हैं, उसके बावजूद भी इन बच्चों ने अपने भविष्य का निर्माण किया और इनकी इतनी अच्छी सोच है। तो उमेश जी, आपने इनको कैसे मोटिवेट किया? कैसे इनके मतलब मैं देख रहा हूँ कि बच्चों में बहुत ही एक दृढ़ निश्चय है अपने उसको लेके, लक्ष्य को लेके। तो कैसे आप लोगों ने इनके परखा इन बच्चों को? नमस्कार, मैं उमेश। ये बच्चे तो बहुत है इंटेलिजेंट थे। इंटेलिजेंट क्या, ये पहले से ही इनका पढ़ने की प्रतिभा थी। मगर क्या है, हमारे झुग्गी समाज के अंदर, झुग्गी क्या गांव से ही बिलोंग करते हैं सभी, और यहाँ इनकी वजह ये हो जाती है कि लड़कियों को आगे बढ़ने नहीं देना। अभी भी थोड़ी झुग्गी बस्तियों में ये हिसाब किताब है कि बच्चे, लड़कियाँ नहीं पढ़ेंगी, क्योंकि माहौल थोड़ा वैसा लगता है। यहाँ से निकलने में लड़के हों, लड़कों को पढ़ाएंगे मगर लड़कियों को नहीं। आज हमारे मायापुरी से कोई लड़की अच्छा एमए नहीं कर रखी थी, बशर्ते इनका एडमिशन कराने में जो दीपक जी या संतोष जी, इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान किया। ये जाके खुद अपने हाथ से इन्होंने फॉर्म भरा, और जाके इन्होंने, अरुण हैं, ये जाके इन लोगों का फॉर्म भरवाया, फॉर्म फिलअप करवा के खुद ही इनको, इनके माँ बाप को कोऑपरेट करना पड़ा। इनके माता पिताजी भी कई बार को कहे कि लड़कियां हैं, कहाँ जाएंगी पढ़ने के लिए, उनको भी समझाने के लिए इन लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। फिर हमारी उन लोगों ने बात मानी, फिर ये किए, एमए कर रही हैं। और वो जो क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट खेलने के लिए भी इन लोगों को बहुत ज़्यादा रोका गया। बशर्ते देखते हुए माहौल को इन लोगों ने भी चेंजिंग लाना है, और इनके अंदर प्रतिभा है, ऐसा नहीं है कि नहीं। वही मैं आपसे पूछा था, मैंने आपने इनकी प्रतिभा को कैसे वो देखो, आपने इनके बिल्कुल इनके टैलेंट इतना है, बशर्ते ये उजागर करेगा। इनको पता है बस्ती में लोगों को उजागर करने का मौका मिलता नहीं है। देखिए बड़े बड़े लोगों को तो सब सपोर्ट, सारी सुविधाएं मिलती है, मूलभूत सुविधाएं। इनको अब इनके पिताजी को मेरे ख्याल से 2 साल हो गए खत्म डेथ की हुई। तो इनकी आर्थिक स्थिति ऐसी हुई, आज इनको कमाने की वजह यही पड़ेगी। आज इन्हें भी कमाना नहीं होता, इनके भी माता पिताजी सक्षम होते हैं, हर चीज़ से संपन्न होते हैं। तो ये जरूरी नहीं है एमए रेगुलर, कॉलेज इन्होंने रेगुलर किया, पिताजी थे तो माता, अब
कमाने वाले नहीं थे, इनको इस कारण तो इसी वजह से एम में इनको रेगुलर रोज नहीं घर का करना, रोजगार रेगुलर में चलाने एडमिशन हो जाता है इनका ड्यू में, मगर इन्होंने नहीं किया। फिर अभी ये हम तो यही चाहेंगे कि उमेश जी आप और संतोष जी, मैं आपको बताना चाहूँगा जो मेरे कैमरा पर्सन है वो संतोष जी हैं जो अभी कैमरा चला रहे हैं। उन्होंने भी बच्चों के नवनिर्माण के लिए काफ़ी काम किया है। और अनुज जी हैं जो कि मेंटर्स के तौर पर इन बच्चों का साथ दे रहे हैं। ये अनुज जी हैं, ये अनुज जी हैं। ये अनुज जी जैसे मेंटर्स के तौर पे आपने इनका साथ दिया है, क्या लग रहा था कि इनको कैसे मेंटरशिप दी जाए जैसे कि एक्चुअली मैं तो इन सब से परिचित नहीं था। अभी मेरे को इधर आए हुए 4 साल हुए हैं और मेरे के बगल में क्लिनिक है, मैं डॉक्टर अनुज। और यहाँ तो सबसे पहले मैंने उमेश जी से मेरी जान परिचय हुआ और इनके करीब में जो भी थे, इनके लगाव में जो भी था, उन सबसे मेरे को मिलवाया इन्होंने और सबके बारे में बताया कि ऐसे ऐसे यहाँ पर है। और एक्चुअली मैं भी सर स्टार्टिंग से ही मैं लोगों के बीच में रहना, उनको कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और ये सब मुझे अच्छा लगता है स्टार्टिंग से। होता है कि ना लोगों की समस्याओं को दूर करने पर एक आंतरिक खुशी सी भी मिलती है कि नहीं कोई हमारे द्वारा किसी को अगर सहायता मिल जाए तो उससे बड़ी मैंने तो हमेशा से उमेश जी को हमेशा बोलते रहता हूँ कि सर कहीं भी अगर लगे कि मेरी ज़रूरत है तो आप मुझे कभी भी याद कर सकते हैं, कहीं भी। संतोष जी हैं हमारे और उमेश जी हैं, दीपक जी हैं और भी कुछ और फ्रेंड सर्कल यहाँ बन गए, बहुत अच्छा बन गया और ये लोग भी बहुत अच्छे लोग हैं सर। और समाज में रहकर सर समाज को बहुत ही केयर करते हैं सर। तो मैं LBTI न्यूज़ 9 से यही आह्वान करूँगा, यही उनसे दरख्वास्त करूँगा कि जो अभी जो मैंने एक कहानी, एक स्टोरी जो मैं हमारी जो एक न्यूज़ चैनल की भाषा में बोला जाता है स्टोरी, तो ये जो लड़कियों की जो मैंने अभी कहानी आपको दिखाई है उससे आप प्रेरित भी हुई है। और जो LBTI न्यूज़ 9 देख रहे हैं दर्शक, आप देख सकते हैं कि मूलभूत सुविधाओं का अभाव था इनकी विषम परिस्थितियों में इन्होंने अपने जीवन का निर्माण कर रही हैं और अपने भविष्य को आगे बढ़ा रही हैं। मेरे सहयोगी संतोष जी के साथ अभी मैं संदीप चौहान के बोलना चाहूँगा सर कि अगर आपको कहीं पर भी लगेगा कि मेरी ज़रूरत है किसी भी तरह से पैसे का और किसी भी तरह पर, आप डायरेक्टली मेरे पास आ सकते हैं, संतोष जी से बोल सकते हैं, उमेश से बोल सकते हैं, किसी भी तरह से कोई भी सहायता चाहिए आप डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक मेंटर्स के तौर पे और वैसे भी वो उनको आर्थिक सहायता देने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं कि कोई भी अगर इनको प्रॉब्लम्स आती हैं तो आगे वो उनकी सहायता करेंगे। तो मेरे सहयोगी संतोष जी के साथ संदीप चौहान की रिपोर्ट।